हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रितेश और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रितेश ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की इस कक्षा में क्लास में मैं आप लोगों को कक्षा 10 का जो आपका बुक है आर्थिक विकास की समझ, इसके पहले अध्याय को पढ़ाऊंगा जिसका नाम है विकास। तो आज की क्लास देखने के बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि विकास होता क्या है। चारों तरफ आपने सुना होगा कि विकास हो रहा है, विकास करना है। तो आज की इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप लोगों को अच्छे तरीके से विकास के बारे में समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में ये होता क्या है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो एक काम करिएगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा पढ़ने के बाद। और अगर आप लोग हर दिन यहाँ पे NCERT के क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक की क्लासेस सभी विषयों की बिल्कुल फ्री में देखनी है तो आप लोग रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। बिल्कुल फ्री है वो सारी चीज़ें। इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई चैप्टर पढ़ना है तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोगों की डिमांड पे जिस दिन आप कमेंट करेंगे उसके 1 से 2 दिन के अंदर वो चैप्टर पढ़ा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं विकास होता क्या है। देखिए यहाँ पे विकास अथवा प्रगति की धारणा हमेशा से हमारे साथ है। यानी कि ऐसा नहीं है कि विकास इस समय आपका 2024 की कोई शब्दावली है। विकास जब से आप जीवित हैं तब से चला आ रहा है, तब से उसी समय से एक धारणा है कि हमको विकास और अपनी प्रगति करनी है। हमारी आकांक्षाएं और इच्छाएं हैं, सभी की कुछ ना कुछ आकांक्षाएं होंगी। जैसे आपकी क्या है, इच्छा है कि आप क्लास 10th में अच्छे नंबर पा जाएं, कि हम क्या करना चाहते हैं और अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं। सबका होगा ना कुछ ना कुछ कि मैं यार क्लास 10th में इतना नंबर पा जाऊँ, फिर क्लास 12th में मैं मैथ लेके पढ़ूंगा या फिर बायो लेके पढ़ूंगा, आगे चल के इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, टीचर बनूंगा। जो भी आपकी इच्छाएं होंगी, आकांक्षाएं होंगी, उसके अनुसार आप अपना यहाँ पे पढ़ाई करेंगे। इसी तरह हम विचार रखते हैं कि कोई देश कैसा होना चाहिए। जैसे हमको लगता है ना कि हमारा देश भारत एक विकसित देश होना चाहिए, विकासशील की श्रेणी से ऊपर जाके विकसित देश बनना चाहिए। हमें किन अनिवार्य वस्तुओं की आवश्यकता है, क्या सभी का जीवन बेहतर हो सकता है, लोग मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं, क्या और अधिक समानता हो सकती है। विकास इन सभी प्रश्नों पर विचार करने और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपायों से जुड़ा है। यानी कि आप कैसे समानता ला सकते हैं, आप कैसे आर्थिक रूप से समृद्ध हो सकते हैं, कैसे यहाँ पे हम मिलजुल कर एक साथ रह सकते हैं। इन सभी चीज़ों को हम विकास के माध्यम से, इन सभी चीज़ों का हम विकास के माध्यम से हम इसका आंसर दे सकते हैं। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपायों से जुड़ा है। ठीक है, जो विकास है यह काम जटिल है और इस अध्याय में हम विकास को समझने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। यानी कि अभी जो आपका ये चल रहा है ना, ये आपका भाव, यहाँ पे भाव बता रहा है, चैप्टर का भाव क्या है। आप उच्च कक्षाओं में इन मुद्दों को अधिक गहराई से सीखेंगे। जब आप क्लास 11th में जाएंगे, क्लास 12th में जाएंगे, इकोनॉमिक्स जब आप पढ़ेंगे, स्पेशली उसकी जब क्लासेस होंगी तो आपको डेवलपमेंट के बारे में और अच्छे से पढ़ाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको बेसिक नॉलेज हो जाएगी। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से प्रश्न के उत्तर आपको अर्थशास्त्र में ही नहीं बल्कि इतिहास और राजनीतिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में भी मिलेगा। आप राजनीतिक शास्त्र के चैप्टर में समानता पढ़े होंगे, संविधान के बारे में पढ़े होंगे, मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़े होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको उस सब्जेक्ट में भी देखने को मिलेगा और इकोनॉमिक्स में तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। वह अतीत से प्रभावित है, हम इसे जाने बिना बदलाव की इच्छा नहीं रख सकते। हमारा पास्ट कैसा था, यानी कि भविष्य, हमारा भूतकाल कैसा था, उसको अगर हम जानेंगे नहीं तो हम भविष्य में कैसे उस चीज़ को सुधार पाएंगे। इसी तरह हम केवल एक लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया के द्वारा ही इन आशाओं और संभावनाओं को वास्तविक जीवन से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए राइट साइड में यहाँ पे एक रिक्शे वाला है। मेरे बगैर वे विकास नहीं कर सकते, इस व्यवस्था में मेरा विकास नहीं हो सकता, ये सोच रहा है। तो ऐसा नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आता है पहला टॉपिक। इसमें कई टॉपिक हैं आपके इस चैप्टर में। तो पहला टॉपिक है विकास क्या वादा करता है, विभिन्न व्यक्ति विभिन्न लक्ष्य। यानी कि विकास क्या वादा करता है कि हाँ क्या चीज़ें हो जाएंगी, और विभिन्न व्यक्तियों के लिए विभिन्न लक्ष्य हैं। जैसे आपके लिए विकास का क्या अर्थ है कि आप क्लास 10th में अच्छे नंबर पाएँ, क्लास 12th में जाके ये चीज़ें पढ़ेंगे, हम उसमें भी अच्छे नंबर लाएंगे, आगे चल के हम जॉब करेंगे, अच्छी नौकरी करेंगे। आपके लिए तो ये लक्ष्य है। लेकिन हो सकता है ये किसान अगर हो तो उसके लिए उसका विकास का लक्ष्य कुछ अलग हो कि हमारे खेत में मैं इस बार अच्छे बीज बोऊंगा, अच्छे से पानी उसको मिलेगा, अच्छा मेरा फसल होगा, तो उसके लिए विकास का अलग महत्व है।
एक बिजनेसमैन के लिए क्या होगा, मैं अपना जो बिज़नेस कर रहा हूँ उसमें मैं अच्छे से बिज़नेस कर पाऊँ, उसमें मैं अपने आप को डेवलप कर पाऊँ, तो उसके लिए विकास का अर्थ अलग होगा। तो यही यहाँ पे बता रहा है विकास क्या वादा करता है, और सभी व्यक्तियों के लिए, विभिन्न व्यक्तियों के लिए इसका लक्ष्य भी अलग अलग होता है। जैसे देखिए यहाँ पे हम यह कल्पना करने का प्रयास करें कि तालिका 1.1 में दी गई सूची के अनुसार लोगों के लिए विकास का क्या अर्थ हो सकता है। अभी आगे दिखा रहा हूँ, यह जो नीचे सूची दिख रही है 1.1, उसमें क्या क्या अलग अलग लोग हैं और उनकी विकास की क्या क्या परिभाषाएं हैं, उनकी क्या आकांक्षाएं हैं। आप देखेंगे कि कुछ स्तंभ अधूरे भरे हुए हैं। इस तालिका को पूरा करने की कोशिश कीजिए। आप चाहें तो किन्हीं और श्रेणी के व्यक्तियों को जोड़ सकते हैं, यानी कि इसके अलावा अगर आप इस टेबल में और कुछ जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे रिक्शे वाला बोल रहा है तुम एक कार चाहते हो, अभी देश की जो स्थिति है उसमें तुम यही आशा कर सकते हो कि काश तुम्हारे पास एक रिक्शा हो। अब देखिए ये स्तंभ देखिए, जो श्रेणी बताया गया आपको 1.1 देखने के लिए। यहाँ पे देखिए इधर है व्यक्ति की श्रेणी और यहाँ पे उनके विकास के लक्ष्य या फिर उनकी क्या आकांक्षाएं हैं। जैसे भूमिहीन ग्रामीण मजदूर है, अगर जिसके पास कोई भूमि नहीं है और वो गांव से बिलोंग करता है और वो मजदूरी करता है, तो उसके लिए विकास का क्या महत्व है कि काम करने के अधिक दिन और बेहतर मजदूरी, यानी कि उसको चाहिए कि घर पे वो ना बैठे काम। जैसे उसको अगर एक साल में 365 दिन 270 दिन काम मिलता है, तो वो चाहेगा कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक उसको काम मिले और उस काम के बदले उसको बेहतर मजदूरी भी मिले, वो ये चाहेगा। स्थानीय स्कूल उसके बच्चों को उत्तम शिक्षा प्रदान करें। जो उसके गांव में जो होते हैं ना प्राइमरी के स्कूल, वो चाहता है कि उसके गांव के बच्चे, जो उसके बच्चे उसके गांव में जो प्राइमरी स्कूल है उसमें जाएँ तो उसको शिक्षा अच्छी मिले, कोई सामाजिक भेदभाव उनके साथ ना हो और गांव में वे भी नेता बन सकते हैं। यानी कि ऐसा नहीं कि बस वो मजदूरी करते रहें, यही होती है समानता की इच्छा। ये तो हो गया भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के परिप्रेक्ष्य में। दूसरा यहाँ पे पंजाब के समृद्ध किसान के परिप्रेक्ष्य में विकास क्या होगा, यानी कि पंजाब का एक धनी किसान होगा तो उसके लिए विकास का क्या मतलब होगा। तो उसके लिए मतलब होगा कि किसानों को उसकी उपज से के लिए ज़्यादा समर्थन मूल्यों और मेहनती और सस्ते मजदूर द्वारा उच्च पारिवारिक आय सुनिश्चित करना। यानी कि ये चाहता है कि जो किसान हैं, जैसे वो किसान हैं तो उनको अपने जो अनाज है उसका समर्थन मूल्य ज़्यादा मिले, यानी जो उसके अनाज वो बेचे उसके लिए उसको पैसा ज़्यादा मिले, और जो उसके खेतों में काम करें वो मजदूर उसको सस्ते में मिल जाए, ठीक है, और अपने बच्चे को विदेश में बसा सके। यानी कि उसका विकास का देखिए लक्ष्य क्या है। वो तो चाहता है कि किसान जो उसके खेतों में काम करे मजदूर वो सस्ते में करें, लेकिन जो ये मजदूर है वो क्या सोच रहा है कि मुझे जो काम मिले वो मैं अच्छी मजदूरी प्राप्त कर सकूं। तो सबका विकास का सोचने का तरीका, सबके विकास का लक्ष्य और आकांक्षाएं अलग अलग हैं। अब जैसे देखिए आगे का यहाँ पे टेबल भरा नहीं हुआ, तो आप इसको करने का प्रयास करिए। किसान जो खेती के लिए केवल वर्षा पर निर्भर है, तो ये चाहेगा क्या, इसकी आकांक्षाएँ क्या होंगी। जो किसान सिर्फ खेती के लिए उसके पास पानी नहीं है, वो चाहता है कि बरसात हो, उसकी खेती उसी पर डिपेंड है, तो क्या चाहेगा वो, उसकी आकांक्षाएं होंगी, उसकी इच्छाएं होंगी कि बरसात अच्छे से हो। बरसात अच्छे से होगी तो उसकी फसल अच्छे से होगी, उसकी ये आकांक्षाएं होंगी। अगला है भूस्वामी परिवार की एक ग्रामीण महिला। जो भूस्वामी परिवार है यानी कि धनी परिवार किसान की जो महिला है वो क्या सोचेगी, वो ये सोचेगी कि वो भी पुरुषों के समान घर से बाहर निकल सके, अपनी जो इच्छाएं हैं उसको पूरा कर सके, ठीक है, उसकी ये इच्छाएं होंगी। अगला है शहरी बेरोजगार युवक। अब शहरी बेरोजगार युवक है तो वो ये नहीं चाहेगा ना वर्षा हो तो मेरा खेती अच्छा हो, या फिर मेरे अनाज का दाम अच्छा जाए, या फिर मुझे मजदूरी अच्छी मिले। वो शहरी बेरोजगार है। तो शहरी बेरोजगार जैसे पढ़े लिखे हैं लोग, शहर के लोग अक्सर पढ़े लिखे माने जाते हैं, तो शहर का अगर वो बेरोजगार है तो वो चाहेगा कि मुझे अच्छी नौकरी मिले, जॉब अच्छा मिले, वैकेंसी आए, सरकार हमारे लिए नौकरी यहाँ पे सृजन करे, उसकी इच्छाएं अलग होंगी। तो उसके विकास का जो आकांक्षाएं उसकी अलग होंगी। अगला है शहर के अमीर परिवार का एक लड़का। तो शहर के अमीर परिवार का लड़का क्या चाहेगा कि मेरे पास यार ये गाड़ी नहीं है, ये वाली गाड़ी होनी चाहिए, मुझे बड़े से बड़े स्कूल में पढ़ने जाना चाहिए, ठीक है, उसकी इच्छाएँ ये होंगी। नेक्स्ट आपका यहाँ पे देखेंगे है शहर के अमीर परिवार की एक लड़की। तो यहाँ पे देखिए उसके बारे में लिखा गया है, उसे अपने भाई के जैसी आज़ादी मिलनी चाहिए, वह अपने फैसले खुद कर सकती है, वह अपनी पढ़ाई विदेश में कर सकती है। ये शहर के जो अमीर परिवार की लड़की है उसकी सोच है। अगला है नर्मदा घाटी का एक आदिवासी। जैसे नर्मदा नदी घाटी का एक आदिवासी है तो वो उसके लिए विकास का क्या मतलब होगा, तो ये चाहेगा कि आप सभी को पता है नर्मदा नदी पे डैम बना हुआ है, वो चाहेगा कि यहाँ पे डैम ना बने,
डैम नहीं बनेगा तो उसकी खेती के लिए किसान वहाँ पे ज़मीन अच्छी रहेगी, डैम बन जाएगा उसकी खेती के लिए पानी नहीं आएगा, आएगा तो ज़्यादा आ जाएगा, तो ये वो चाहेगा आदिवासी जो है। तो ये पूरा 1.1 जो तालिका है उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, मैंने समझा दिया है। अब यहाँ पे देखेंगे तालिका 1.1 को भरने के बाद अब इसका निरीक्षण करते हैं, क्या इन सभी लोगों की विकास या प्रगति के बारे में एक जैसा विचार है? तो आप कहेंगे नहीं है, सबके लिए अलग अलग सबका विचार है। संभवतः नहीं, इनमें से हर एक अलग अलग चीज़ें पाना चाहते हैं। वे ऐसी चीज़ें चाहते हैं जो उनके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, अर्थात वे चीज़ें जो उनकी आकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा कर सके। वास्तव में कई बार दो व्यक्ति का या दो गुटों जैसी एक जैसी चाह सकते हैं। जैसे हो सकता है आप भी वही चीज़ चाह रहे हो, आपके सहपाठी आपके क्लासमेट भी पास होना चाह रहे हो अच्छे नंबर से, आप भी पास होना चाह रहे हैं अच्छे नंबर से। तो हो सकता है कि एक दो व्यक्ति या फिर दो गुट एक ही जैसी चाह रखते हों, जिसमें परस्पर विरोध हो सकता है। आप चाहते कि वो चीज़ ना पाए और मैं पा जाऊं, वो चाहेगा कि आप ना पाए मैं पा जाऊं। एक लड़की अपने भाई के समकक्ष आज़ादी और अवसर मिलने और भाई भी घर के कामकाज में हाथ बटाएगा की आशा रखती है। हो सकता है कि भाई को यह पसंद ना हो। इसी तरह अधिक बिजली पाने के लिए उद्योगपति ज़्यादा बांधें बनाना चाहेंगे, लेकिन इससे ज़मीन जलमग्न हो सकती है और उन लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है जो बेघर हो जाएं, जैसे कि आदिवासी लोग। वे इसका विरोध करेंगे। तो विरोधाभास हो सकता है कि दो समुदाय, दो व्यक्ति एक दूसरे की जो आकांक्षाएं हैं विकास की, उनके मतलब हैं, उसका विरोध भी कर सकते हैं एक दूसरे का। ठीक है, वे इसका विरोध कर सकते हैं और हो सकता है कि वे अपने खेतों की सिंचाई के लिए केवल छोटे चैक बांध या तालाब पसंद करें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए राइट साइड में एक तरह दो बातें साफ हैं। एक, अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं, और दूसरा, एक के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए विकास ना हो, विनाश हो सकता है। यहाँ तक कि वे दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। अब आपका अगला आता है यहाँ पे टॉपिक आय और अन्य लक्ष्य। इसमें हम पढ़ेंगे आय क्या होती है और लोगों के और क्या लक्ष्य हो सकते हैं। आप अगर एक बार फिर तालिका 1.1 देखें तो एक बात यहाँ पे समान पाएंगे। लोग चाहते हैं कि उन्हें नियमित काम, बेहतर मजदूरी और अपनी उपज अथवा अन्य उत्पादों के लिए अच्छी कीमतें मिले। दूसरे शब्दों में वे ज़्यादा आय चाहते हैं। किसी भी तरह से ज़्यादा आय चाहने के लिए अतिरिक्त लोग बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरे से आदर मिलने की इच्छा भी रखते हैं। वे भेदभाव से अप्रसन्न होते हैं। वे सभी महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं, बल्कि कुछ मामलों में ये अधिक आय और अधिक उपभोग से अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जैसे लोगों के साथ बराबरी, छुआछूत ना हो, भेदभाव ना हो, तो ये कभी कभी क्या होता है, पैसे से ज़्यादा महत्वपूर्ण उनके लिए लक्ष्य हो जाता है, क्योंकि जीने के लिए केवल भौतिक वस्तुएं ही पर्याप्त नहीं होती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए क्या चल रहा है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई में वृद्धि किए जाने का विरोध चल रहा है यहाँ पे आदिवासियों के द्वारा। आगे है, द्रव्य या उससे खरीदी जा सकने वाली भौतिक वस्तुएं एक कारक हैं जिस पर हमारा जीवन निर्भर है, लेकिन हमारा बेहतर जीवन उस पर ऊपर लिखी अभौतिक वस्तुओं पर भी निर्भर करता है। अगर आपको यह बात स्पष्ट नहीं लगती है तो अपने जीवन में अपने मित्रों की भूमिका के बारे में ज़रा सोचिए। आपको उनकी मित्रता की इच्छा हो सकती है। इसी तरह और भी बहुत सी वस्तुएं, बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें आसानी से मापा नहीं जा सकता, लेकिन उनका हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे हमारे लिए समानता हो गई, छुआछूत हो गया, भेदभाव हो गया, ये सारी चीज़ें भी तो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं। इनकी प्रायः उपेक्षा कर दी जाती है, लेकिन यह निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि जिसे मापा नहीं जा सकता वह महत्व नहीं रखता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आय के और अन्य लक्ष्य। मतलब आय तो होनी चाहिए जिससे हम भौतिक वस्तु खरीद सकते हैं और अपने जीवन को और आसान बना सकते हैं, लेकिन आय से भी ज़्यादा बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होती हैं, जिनको हम माप तो नहीं सकते हैं कि हाँ इतना हमको चाहिए, इतना, जैसे 100 रुपये हमको चाहिए मान लीजिए, तो उसको तो मापा जा सकता है, लेकिन हमको इज्जत कितनी चाहिए ये माप सकते हैं? नहीं माप सकते। हमको समानता कितनी चाहिए माप सकते हैं? नहीं माप सकते। तो ऐसा नहीं कि माप नहीं सकते तो वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, वो भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण हो सकता है। वो हमारे लिए आय से ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में। आगे अब देखिए, यहाँ पे एक और उदाहरण देखिए। अगर आपको कहीं दूर दराज के इलाके में नौकरी मिलती है
उसे स्वीकार करने से पहले आप आय के अतिरिक्त बहुत से कारकों पर विचार करेंगे, जैसे कि आपके परिवार के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध होंगी, काम करने का वातावरण कैसा होगा या सीखने के अवसर क्या होंगे। दूसरी नौकरी में यद्यपि आपको वेतन कम मिलता है, लेकिन यह नियमित रोजगार हो सकता है जो आपकी सुरक्षा की भावना को बढ़ाता है। एक अन्य नौकरी अधिक वेतन दे सकती है, लेकिन कार्य की सुरक्षा नहीं है और हो सकता है आपको परिवार के लिए पर्याप्त समय न मिल पाए। इससे आपकी सुरक्षा और स्वतंत्रता की भावना कम हो जाएगी। जाहिर सी बात है कि जैसे आपको हो सकता है आपके घर के आसपास कोई नौकरी मिल रही हो जहाँ पे आपको मान लीजिए 10,000 ही मिलता हो, लेकिन आप वहाँ पे अपने परिवार को पूरा समय दे पा रहे हैं, आप सुरक्षित फील कर रहे हैं, अपने घर के आसपास हैं तो। लेकिन हो सकता है कहीं पे आपको 50,000 भी मिल रहा हो और आपको कहीं दूर दराज के इलाके में भेज दे, दूसरे राज्य में भेज दे, और वहाँ पे आप जाएंगे तो अपने परिवार को भी समय नहीं दे पाएंगे, वहाँ पे आप असुरक्षित महसूस भी करेंगे कहीं दूर जाएंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे आपको दोनों चीज़ों से वहाँ पे आपको लड़ना होगा एक दूसरे से। ठीक है, ये दूसरा एग्जाम्पल है। इसी तरह विकास के लिए लोग मिले जुले लक्ष्यों को देखते हैं। यह सच है कि यदि महिलाएं वेतनभोगी कार्य करती हैं तो घर और समाज में उनका आदर बढ़ता है। तथापि यह भी सच है कि अगर महिलाओं के लिए आदर है तो वो घर में उनके कामकाज से में ज़्यादा हाथ बटाया जाएगा और घर से बाहर काम करने वाली महिलाओं को अधिक स्वीकार किया जाएगा। जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो महिलाएं घर से बाहर काम करती हैं, जॉब करती हैं, उनको अधिक इज्जत मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर उनको आप इज्जत दे रहे हैं तो ऐसा नहीं कि वो घर का काम कर रहे हैं तो उनको इज्जत नहीं देनी चाहिए। घर का काम कर रही हैं तो भी उनको उतनी ही इज्जत देनी चाहिए जिससे जितना वो घर के बाहर जाके अगर काम करें तो उनको इज्जत दे रहे हैं आप। ठीक है, सुरक्षित और यहाँ पे देखिए, यहाँ से पढ़ना है, एक एक लाइन में पढ़ के आपको बता रहा हूँ, तो आपको अगर लगे कि हाँ अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा। एक एक लाइन का आपको मतलब है समझा रहा हूँ। सुरक्षित और संरक्षित वातावरण के कारण ज़्यादा महिलाएं विभिन्न प्रकार की नौकरियां या व्यापार कर सकती हैं। इसलिए लोगों के विकास के लक्ष्य केवल बेहतर आय के ही नहीं होते बल्कि जीवन में अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में भी होते हैं। यानी कि विकास का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मैं ज़्यादा पैसे कमाऊँ। विकास का मतलब साथ ही साथ ये भी होता है कि मैं आराम से रहूँ, अपने परिवार के साथ रहूँ, अपने क्षेत्र में रहूँ, उनके घर की महिलाएं सुखी रहें, उनको सम्मान मिले, समानता मिले, सबको बराबरी का हक मिले। ये कई लक्ष्य हो सकते हैं विकास का, सबका अपना अपना सोचने का नज़रिया अलग अलग है। आओ इन पर विचार करें। देखिए, अलग अलग लोगों की विकास की धारणाएं अलग हो क्यों हैं। नीचे दी गई व्याख्याओं में कौन सी अधिक महत्वपूर्ण है और क्यों। पहला है क्योंकि लोग भिन्न भिन्न होते हैं, क्योंकि लोगों के जीवन की परिस्थितियाँ भिन्न भिन्न होती हैं। क्योंकि लोग भिन्न भिन्न होते हैं तो ये तो जाहिर सी बात है कि सभी लोग एक दूसरे से भिन्न हैं, लेकिन ये मतलब नहीं है कि कोई भिन्न है तो उसकी विकास का मतलब ही अलग हो जाएगा। लोगों के जीवन की परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं। जैसे किसान एक है, मजदूर, उसकी परिस्थिति अलग है, वो गरीब परिवार से है, लेकिन एक वहीं पे एक किसान है जो समृद्ध है तो उसका परिस्थिति अलग है ना, तो इसकी वजह से यहाँ पे देखा जाएगा। दूसरा यहाँ पे देखिए, क्या निम्न दो कथनों का एक अर्थ है? कारण से उत्तर दीजिए। पहला, लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न होते हैं, लोगों के विकास के लक्ष्यों में परस्पर विरोध होता है। तो यहाँ पे एक अर्थ नहीं है दोनों का। देखिए, लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न होते हैं, ये तो आपने देख लिया, लेकिन यहाँ पे ये भी देखेंगे कि लोगों के विकास के लक्ष्यों में परस्पर विरोध होता है। तो ज़रूरी नहीं कि विकास का लक्ष्य अगर अलग अलग है तो वो एक दूसरे के विरोध ही करेंगे। हो सकता है कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं जहाँ पे एक दूसरे के लक्ष्य जो हैं विकास के वो विरोधाभास अपनाएं, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें ऐसा नहीं है। जैसे आप अपने क्लास का लक्ष्य बना रहे हैं कि आपको 90% नंबर पाना है, आपकी क्लास का कोई लड़का और है वो भी 90% नंबर पाना चाहता है, तो आप क्या उसका विरोध करेंगे? नहीं करेंगे। उसका अपना लक्ष्य है, आपका अपना लक्ष्य है। ठीक। अगला यहाँ पे कुछ ऐसे उदाहरण दीजिए जहाँ आय के अतिरिक्त अन्य कारक हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण पहलू हैं। जैसे आय के अलावा अगर आप लोग घर से अपने मम्मी पापा की सेवा करना चाहते हैं तो आप घर से छोड़ के जॉब करने कहीं बाहर आपको कितनी भी अच्छी जॉब मिले नहीं जाएंगे, तो ये आपका विकास का अन्य पहलू है। दूसरा यहाँ पे अगला चौथा, ऊपर दिए खंड के कुछ महत्वपूर्ण विचारों को अपनी भाषा में समझाइए। जैसे आप समझा सकते हैं कि किसान के बारे में बता सकते हैं, जो खेतिहर किसान है जिसको आर्थिक रूप से तंगी है और मजदूरी कर रहा है, तो उसके बारे में आप बता सकते हैं। उसको विकास का मतलब है कि ज़्यादा दिनों तक उसको जॉब काम मिले और वो काम जो करे वो उसको उसका अच्छा पैसा मिले, इस चीज़ पे आप थोड़ा सा बता सकते हैं। ये तो हो गया सबके अलग अलग प्रकार के विकास और उसके लक्ष्यों के बारे में। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है यहाँ पे राष्ट्रीय विकास। अभी तक लोगों के विकास के बारे में आपने देखा, अलग अलग लोगों के अलग अलग भिन्न भिन्न व्यक्तियों के भिन्न भिन्न प्रकार के लक्ष्य होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के विकास के
उद्देश्य होते हैं। लेकिन अब यहाँ पे आता है राष्ट्रीय विकास के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, जैसा कि हमने ऊपर देखा, यदि लोगों के लक्ष्य भिन्न हैं तो उनकी राष्ट्रीय विकास के बारे में धारणा भी भिन्न होगी। आप में इस विषय पर चर्चा कीजिए आपस में कि भारत को विकास के लिए क्या करना चाहिए। संभव है कि कक्षा के विभिन्न विद्यार्थियों ने उपयुक्त प्रश्नों के अलग अलग उत्तर दिए होंगे। हो सकता है आपने स्वयं इन प्रश्नों के बहुत से उत्तर सोचे हों। उनमें से किसी एक के विषय में आप स्वयं भी निश्चित न हों। यह समझना बहुत आवश्यक है कि देश के विकास के विषय में विभिन्न लोगों की धारणाएं भिन्न भिन्न या परस्पर विरोधी हो सकती हैं। लेकिन क्या सभी विचारों को बराबर का महत्व दिया जा सकता है? यदि परस्पर विरोध है तो निर्णय कैसे लिया जाएगा? सभी के लिए न्यायपूर्ण और सही राह क्या होगी? हमें यह भी सोचना होगा कि क्या कार्य करने का कोई बेहतर तरीका है? क्या इस विचार से बहुत से लोगों को लाभ होगा या कुछ को ही? राष्ट्रीय विकास का अभिप्राय, इन सब प्रश्नों का विचार करना है। अब जैसे कि आप देखना चाह रहे हैं कि आप भारत का विकास कैसे होगा, तो आप हो सकता है कि कुछ कि साइंटिफिक चीज़ों से हम विकास करेंगे, आपका सोचना है। तो कुछ लोग कहेंगे कि हम आध्यात्मिक के तरीके से विकास करेंगे अपने देश का। कुछ लोग सोचेंगे कि हम पर्यटन के क्षेत्र को विकसित करके अपने देश का विकास करेंगे। तो सबका सोचना अलग अलग हो सकता है कुछ लोग में उसमें विरोधाभास भी हो। लेकिन हमको वहाँ पे ये देखना है कि हमारे जो विकास का जो हम सोच रहे हैं, जिस तरीके से हम अपने देश को विकसित करेंगे, क्या उससे ज़्यादातर लोगों को फ़ायदा हो रहा है या सिर्फ कुछ ही लोगों को फ़ायदा हो रहा है उस निर्णय से? तो इन सब चीज़ों का यहाँ पे हमको आंसर मिलने वाला है। देखिए और इन पर चर्चा करें। निम्नलिखित स्थितियों पर चर्चा कीजिए। दाहिनी ओर दिए गए चित्र को देखिए। इस प्रकार के क्षेत्र में के विकासात्मक लक्ष्य क्या हो सकते हैं? अखबार की रिपोर्ट देखिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे अखबार की रिपोर्ट है, देखिए। एक जहाज ने 500 टन तरल जहरीले अवशेष एक शहर के कूड़े घर, यहाँ पे खुले कूड़े घर और आसपास के समुद्र में डाल दिए। यह अफ्रीका देश के आइवरी कोस्ट में अबिजान शहर में हुआ। इस खतरनाक जहरीले अवशेषों से निकलने वाले धुएं से लोगों के ने जी मितलाना, चमड़ी पर ददोरे पड़ना, बेहोश होना, दस्त लगना इत्यादि की शिकायतें की। 1 महीने के बाद 7 लोग मर गए, 20 अस्पताल में भर्ती हुए और विषाक्तता के कारण 26,000 लोगों का इलाज किया गया। पेट्रोल और धातुओं से संबंधित एक बहुराष्ट्रीय कंपनी ने आइवरी कोस्ट की एक स्थानीय कंपनी को अपने जहाज़ से जहरीले पदार्थ फेंकने का ठेका दिया था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है पहला, किन लोगों को लाभ हुआ और किन को नहीं। दूसरा, इस देश के विकास के लक्ष्य क्या होने चाहिए। अगला है, आपके गांव या शहर या स्थानीय इलाके के विकास के लक्ष्य क्या होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, पहला तो है जो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि किन लोगों को लाभ हुआ और किन को नहीं। तो लाभ तो उस कंपनी को हुआ जिसने अपना सामान वहाँ पे फेंक दिया, जहरीला पदार्थ, उसको लाभ हुआ कि उसको अपना ऐसे जगह पे फेंका जिससे उसको कोई दिक्कत नहीं हुई। दूसरा, हानि किसको हुई? तो वहाँ के जो स्थानीय लोग थे उन लोगों को हानि हुई, क्योंकि विषाक्तता वाले पदार्थ थे तो वहाँ के लोग बीमार पड़े, उनको अलग अलग प्रकार की बीमारियाँ हुई, तो उनको हानियाँ हुई। अगला, इस देश के विकास के लक्ष्य क्या होने चाहिए। तो यहाँ पे जो आइवरी कोस्ट था द्वीप, इसका विकास का लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम अपने लोगों को स्वस्थ जीवन दे सकें, अपने क्षेत्र में किसी भी ऐसे पदार्थ को ना गिरने दें, ना फेंकने दें जिससे हम वहाँ के लोगों को हानि होगी। ये वहाँ के देश के जो विकास के लक्ष्य होने चाहिए। अगला है, आपके गांव या शहर या स्थानीय इलाके के विकास के लक्ष्य क्या होने चाहिए। तो हमारे गांव, शहर या फिर स्थानीय इलाके के लक्ष्य ये होने चाहिए। मेरा अपना बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से लिखिएगा। हमारे आसपास का जो क्षेत्र वो साफ़ सुथरा हो, सड़कें अच्छी हों, लाइट की अच्छी व्यवस्था हो, विद्यालय घर के से ज़्यादा दूर नहीं होने चाहिए, हॉस्पिटल भी काफ़ी दूर नहीं होना चाहिए। ठीक है, सारी सुख सुविधाएँ होनी चाहिए। तो ये विकास का लक्ष्य है हमारा। आप अपने हिसाब से इसको लिखिएगा। वातावरण शुद्ध हो, ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आगे देखिए, अब क्रियाकलाप है। यदि विकास की धारणा में भी भिन्नता और परस्पर विरोध हो सकता है तो निश्चित रूप से विकास के तरीकों में भी भिन्नता हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। अगर लोगों में परस्पर विरोध है, लोगों की विकास की धारणा अलग अलग है, तो उनका विकास करने का तरीका भी तो अलग अलग होगा। अगर आप ऐसे किसी विवाद से परिचित हैं तो आप विभिन्न व्यक्तियों के तर्क जानने का प्रयास कीजिए। यह आप लोगों से बातचीत करके या अखबारों और टेलीविज़न के माध्यम से जान सकते हैं। जैसे मुंबई में आपका मेट्रो की परियोजना चल रही थी, तो उसकी वजह से कई हज़ार पेड़ काट दिए गए।
तो वहाँ पे कुछ लोग पेड़ बचाने वाले थे और कुछ लोग डेवलप कर रहे थे आप मेट्रो रेल को। तो वहाँ पे लोगों के बीच मतभेद हुआ। तो वहाँ पे आप वहाँ के लोगों के बारे में पेड़ जो बचा रहे हैं उनकी बातों को सुन सकते हैं, जो मेट्रो बना रहे हैं उनकी बातों को सुन सकते हैं। ये क्रियाकलाप आप कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा आपका कोई अन्य कोई इन्फॉर्मेशन है पेपर और न्यूज़ से, तो आप उसको ऊपर भी चर्चा कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है अब यहाँ पे पॉइंट, विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए, यानी कि किसी देश की किसी दूसरे देश से तुलना कैसे की जाए, या किसी राज्य की किसी दूसरे राज्य से तुलना कैसे की जाए। ठीक है, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। आप पूछ सकते हैं कि अगर विकास का अर्थ अलग अलग हो सकता है तो फिर कुछ देशों को विकसित और कुछ को अविकसित कैसे कहा जाता है। अविकसित मतलब विकासशील कहते हैं उसको। इससे पहले कि हम इस विषय पर आएँ, एक अन्य प्रश्न के बारे में सोचते हैं। जब हम भिन्न भिन्न चीज़ों की तुलना करते हैं तो उनमें समानताएं और अंतर दोनों हो सकती हैं। हम इनकी तुलना करने के लिए किन पहलुओं का प्रयोग करते हैं? कक्षा में विद्यार्थियों को ही देखते हैं। हम विभिन्न विद्यार्थियों की तुलना कैसे करते हैं, जैसे उनकी ऊंचाई, उनके स्वास्थ्य, उनकी प्रतिभा, उनकी रुचि के अनुसार अंतर करते हैं कि ये मैथ में अच्छा है बच्चा, ये साइंस में अच्छा है, ये सोशल साइंस में अच्छा है, ये हिंदी में अच्छा है। इस तरीके से तुलना होती है ना। लड़कियां अच्छी होती हैं बायो में, लड़के अच्छे होते हैं मैथ में। इस तरीके की तुलना आपने सुना होगा। तो ये तरीके हैं तुलना करने की। हो सकता है कि सबसे स्वस्थ विद्यार्थी सबसे पढ़ाकू विद्यार्थी ना हो, सबसे बुद्धिमान विद्यार्थी हो सकता है मित्रता व्यवहार न रखता हो। तो हम विद्यार्थियों की तुलना कैसे करते हैं? हम जो मापदंड अपनाते हैं, प्रयोग करते हैं तुलना करने के लिए, उसके उद्देश्य पर निर्भर करता है कि क्या उद्देश्य है। खेलकूद जो टीम है, वाद विवाद टीम है, संगीत टीम है, पिकनिक के लिए टीम है, सबके चयन के लिए अलग अलग मापदंड होने चाहिए। ऐसा तो है ना कि जो खेलकूद में अच्छा है उसको हम यहाँ पे संगीत वाले टीम में रख लेंगे। सबका अलग अलग पिक करने का तरीका है ना, वर्ग हम बनाएंगे कि किस चीज़ के लिए हम वहाँ पे तुलना कर रहे हैं। फिर भी अगर हमें किसी उद्देश्य से कक्षा के विद्यार्थियों की सर्वांगीण प्रगति के बारे में मानक चाहिए तो हम कैसे चुनेंगे? सामान्यतया हम व्यक्तियों की एक या दो महत्वपूर्ण विशेषताएं लेकर उनके आधार पर तुलना करेंगे। तुलना के लिए क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं चुनी जाए, इस पर मतभेद हो सकते हैं। विद्यार्थियों का महत्वपूर्ण व्यवहार और सहयोग भावना, उनकी रचनात्मकता या उनके द्वारा अंक प्राप्त, अलग अलग प्रकार से हम चुन सकते हैं ना कि जिसको अधिक नंबर प्राप्त है उसको हम चुन रहे हैं, जो क्रिएटिव ज़्यादा है उसको हम चुन रहे हैं। यही बात विकास पर भी लागू होती है। देशों की तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशिष्टता समझी जाती है। जिन देशों की आय अधिक है उन्हें कम आय वाले देशों से अधिक विकसित समझा जाता है। ठीक है, सॉरी, विकसित समझा जा सकता है, इस पर समझ पे आधारित है। अधिक आय का अर्थ है मानवीय आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं का अधिक होना, यानी कि जो हम लोग यूज करते हैं वो हमारी आवश्यकता से सही हो, आवश्यकता के अनुपात में हो। जो भी लोग को पसंद है और जो उनके पास होना चाहिए वे उन सभी वस्तुओं को अधिक आय के द्वारा प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए ज़्यादा आय अपने आप में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य समझा जाता है। अगला है, अब एक देश की आय क्या है? अंतर्दृष्टि से किसी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय है। इससे हमें देश की कुल आय ज्ञात होती है, यानी कि उस देश में अगर 100 लोग रह रहे हैं, 100 लोगों की क्या क्या आय है उसको अगर हम माप लेते हैं तो हम अपने देश की आय को माप सकते हैं। लेकिन देशों के बीच तुलना करने के लिए कुल आय इतना उपयुक्त माप नहीं है, क्योंकि देशों की जनसंख्या अलग अलग होती है। अब जैसे किसी देश की जनसंख्या 10,000 है और भारत देश की जनसंख्या लगभग 140-45 करोड़ है, तो क्या उस 10,000 वाले देश की तुलना भारत देश से की जा सकती है? नहीं की जा सकती, क्योंकि जनसंख्या में बहुत ज़्यादा अंतर है। ठीक, कुल आय की तुलना करने से हमें यह ज्ञात नहीं होता कि औसत व्यक्ति क्या कमा सकता है। क्या एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों से बेहतर हैं? इसलिए हम औसत आय की तुलना करते हैं, जो कि देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है, यानी कि 100 लोग हैं, वो 100 लोग कितना कमा रहे हैं, जितना कमा रहे हैं उसको जोड़ लीजिए, उसमें 100 से भाग दे दीजिए तो औसत आय आ जाएगी। उसी तरीके से 1.5 करोड़ लोग कितना कमा रहे हैं उसको जोड़ लीजिए और 1.5 करोड़ से 150 करोड़ से भाग दे दीजिए, जितने को जोड़ेंगे उससे भाग दीजिए, औसत आ जाएगी आय। उसी को प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं कि एक व्यक्ति उस देश में कितना कमाता है औसतन।
विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार देश का वर्गीकरण करने में इस मापदंड का प्रयोग किया गया है। वे देश जिनकी 2019 में प्रति व्यक्ति आय US डॉलर में 49,300 प्रति वर्ष या उससे अधिक है, उसे समृद्ध या उच्च आय देश, और वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय 2500 प्रति वर्ष का है या उससे कम है, उन्हें निम्न आय वाला देश कहा गया है। भारत मध्य आय वर्ग के देशों में आता है क्योंकि उसकी प्रति व्यक्ति आय 2019 में US डॉलर के हिसाब से 6,700 प्रति वर्ष थी। समृद्ध देशों जिनमें मध्य पूर्व के देश और कुछ अन्य छोटे देश शामिल हैं को आमतौर पर विकसित देश कहा जाता है। अब देखिए औसत आय के बारे में यहाँ बताया गया है। यद्यपि औसत आय तुलना के लिए उपयोगी है, परंतु इनके अलावा इनके द्वारा असमानताओं की जानकारी नहीं मिलती है। उदाहरण के लिए दो देश क और ख पर विचार करते हैं। सरलता के लिए हम मानते हैं कि प्रत्येक देश में 5 निवासी हैं, यानी कि एक देश में 5, दूसरे देश में भी 5, क में भी 5, ख में भी 5। देखिए तुलना की जाए दो देशों की। यहाँ पे देश क देश ख, नागरिकों की मासिक आय 5 नागरिक थे, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 9500 पाता है पहला व्यक्ति, 10,500 दूसरा व्यक्ति, 9,800 तीसरा, 10,000 चौथा और 10,200 चौथा पाँचवां। यहाँ पे देश ख में पहला 500 पाता है, दूसरा 500, तीसरा 500, चौथा 500 और पाँचवां 48,000। औसत निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है। औसत कैसे निकालेंगे, सबको जोड़ लेंगे, 10,200 और 9,800 20,000 हो गया, ये 30,000 हो गया और ये दोनों मिला के 50,000 हो गया। तो यहाँ पे 50,000 को अगर हम 5 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा औसत 10,000, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पे देश ख का निकालेंगे, 500 500 1,000, यहाँ पे 2,000, ये 48,000, यानी कि यहाँ पे भी 50,000 आएगा। यहाँ पे 5 से भाग दे देंगे, यहाँ पे भी औसत आ जाएगा आपका 10,000 प्रति व्यक्ति। क्या आप इन दोनों देशों में रहकर समान रूप से सुखी होंगे? क्या दोनों देश बराबर विकसित हैं? शायद हम में से कुछ लोग देश ख में रहना पसंद करेंगे अगर हमें यह आश्वासन हो कि हम उस देश के 5वें नागरिक हैं। अगर हम मानते हैं कि हम इस देश में कब रहेंगे, जब हम ये वाले व्यक्ति हों 48,000 वाले, तब हम उसमें रहना पसंद करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमारी नागरिकता संख्या लॉटरी के द्वारा निश्चित होगी तो शायद हम में से ज़्यादातर लोग देश क में रहना पसंद करेंगे, क्योंकि देश क में क्या है, सभी लोगों की जो आय है वो लगभग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यद्यपि दोनों देशों की औसत आय एक समान है, दोनों देशों की आपकी औसत आय निकाल के मैंने बता दिया कि दोनों देशों की औसत प्रति व्यक्ति आय 10,000 ही है, लेकिन देश क के लोग न तो बहुत अमीर हैं न बहुत गरीब, जबकि देश ख के ज़्यादातर नागरिक गरीब हैं और एक व्यक्ति बहुत अमीर है। इसलिए यद्यपि औसत आय तुलना के लिए उपयोगी है, लेकिन इससे यह पता नहीं चलता कि यह आय लोगों में किस प्रकार वितरित है, यानी कि सब में बराबर वितरित है या किसी में ज़्यादा है, किसी में एकदम कम है। यहाँ पे देखिए गरीब विहीन तथा अमीर विहीन व्यक्तियों का देश। हमने कुर्सियों को बनाया तथा उसका उपयोग करते हैं। इधर क्या है, दूसरी तरफ गरीब तथा अमीर व्यक्तियों का देश। हमने कुर्सियों को बनाया तथा उसने ले लिया, यानी कि इन लोगों ने देखिए 4 कुर्सी बनाई इस साइड और 4 कुर्सी पे 5 लोग रह रहे हैं। इधर 5 लोग हैं टोटल, इसमें से 4 कुर्सी पे तो एक ही व्यक्ति है और 2 कुर्सी पे 4 व्यक्ति हैं, तो ये समानता नहीं हुई ना। आओ इन पे विचार करते हैं। 3 उदाहरण दीजिए जहाँ स्थितियों की तुलना के लिए औसत का प्रयोग किया जाता है। 3 उदाहरण दीजिए जहाँ स्थितियों की तुलना, जैसे जॉब में आपके घर में हो सकता है कि टोटल इनकम आपका 1 लाख रुपए आपके घर में सब लोग कमाते हों मिलके, लेकिन हो सकता है उसमें से कोई 90,000 कमाता हो और सारे लोग मिलके 10,000 कमाते हों, तो वहाँ पे औसत निकालना पड़ेगा ना, ठीक। ये विचार वाले जो है ना क्वेश्चन, मैं आपको क्वेश्चन आंसर वाले के साथ करा दूंगा, ठीक है। वैसे सिंपल से आप देखना चाहें देख भी सकते हैं। अब अगला यहाँ पे आय और अन्य मापदंड। आय के अलावा, आय तो है ही मापदंड, इसके अलावा और कौन कौन से मापदंड हम रखते हैं यहाँ पे तुलना करने के लिए, ये देखना है। जब हमने व्यक्तिगत आकांक्षाओं और लक्ष्यों को देखा तो पाया कि लोग केवल बेहतर आय के बारे में ही नहीं सोचते, बल्कि वे अपनी सुरक्षा, दूसरों के आदर और समानता का व्यवहार पाना, आज़ादी इत्यादि जैसे लक्ष्यों के बारे में भी सोचते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी देश या क्षेत्र के बारे में सोचते हैं तो हम औसत आय के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्यों के विषय में भी सोचते हैं।
औसत आय तो देख लिए, लेकिन इसके अलावा क्या क्या हम देखते हैं इसके बारे में देखना है। देखिए इस साइड पहले देख लीजिए 1.3 तालिका में चयनित राज्यों की प्रति व्यक्ति आय, जैसे हरियाणा है 2018-19 के बारे में है ये। यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय आपका है 2,36,147, केरल का 2,04,000 और बिहार का 40,000। कितनी असमानता है। ये विशेषता क्या हो सकती है, इसका निरीक्षण हम एक उदाहरण के द्वारा करते हैं। तालिका 1.3 में अभी मैंने जो दिखाया हरियाणा, केरल और बिहार के प्रति व्यक्ति की आय दर्शाता है कि वास्तव में ये आंकड़ा वर्ष 2018-19 की वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय निवल राज्य घरेलू उत्पाद के हैं। अभी हम इस जटिल शब्द का क्या वास्तविक अर्थ है इसे छोड़ देते हैं। मोटे तौर पर हम इसे राज्य की प्रति व्यक्ति आय मान सकते हैं। हम देखते हैं कि इन तीनों राज्यों में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है और बिहार सबसे पीछे है। इसका अर्थ है कि औसतन हरियाणा में एक व्यक्ति एक वर्ष में 2,36,000 रुपये कमाता है, जबकि बिहार में औसतन वह केवल 41,000 रुपये के लगभग 40,982 रुपये कमाता है। इसलिए अगर विकास को मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग किया जाए तो तीनों राज्यों में हरियाणा सबसे अधिक और बिहार सबसे कम विकसित राज्य माना जाएगा। अब हम इन तीनों राज्यों के कुछ और आंकड़ों पर नज़र डालते हैं जो तालिका 1.4 में दिया गया है। आगे देखिए तालिका 1.4। देखिए यहाँ पे ये राज्य हरियाणा है, ये केरल है, ये आपका बिहार है। यहाँ पे क्या है, शिशु मृत्यु दर है 2018 के अनुसार, साक्षरता दर है, निवल उपस्थित अनुपात है, ठीक है, प्रति 100 व्यक्ति 14 से 15 वर्ष के आसपास के। हरियाणा में क्या है, शिशु मृत्यु दर 30 है, साक्षरता क्या है 80% और यहाँ पे निम्न उपस्थिति अनुपात है 67%। केरल में देखिए कितना कम है 7 है और साक्षरता दर देखिए केरल का 96% है और यहाँ पे उपस्थिति 77 है। बिहार में जो मृत्यु है दर वो 32 है और यहाँ पे साक्षरता 71% है और यहाँ पे अनुपस्थिति आपकी 45% और उपस्थिति 55% है। यहाँ पे अ में देखिए इस तालिका में प्रयोग किए गए कुछ शब्दों की व्याख्या कीजिए। शिशु मृत्यु दर, इसमें क्या होता है, इसका मतलब कि किसी वर्ष में पैदा हुए 1,000 जीवित बच्चों में से एक वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात। यानी कि जैसे एक साल में मान लीजिए 2024 में टोटल 1,000 बच्चे पैदा हुए तो 2024 से 2025 के बीच में जो एक साल के बीच में कितने बच्चे उसमें से मर गए, यानी 1,000 में से बिहार में 32 बच्चे मर गए एक साल में। साक्षरता दर 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के बच्चों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात, यानी कि 7 वर्ष के बच्चे हैं उससे अधिक हैं साक्षरता का, उस राज्य में कितने लोग साक्षर हैं ये दिखाता है। निम्न उपस्थिति अनुपात 14 और 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत उपस्थिति कॉलेज में स्कूल में। तो इसमें आप देख सकते हैं केरल में सबसे ज़्यादा है। आगे अब देखिए यहाँ पे यह तालिका क्या दर्शाती है। तालिका का पहला स्तंभ दिखाता है कि केरल में 1,000 जीवित पैदा हुए बच्चों में से 7 बच्चे 1 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले मर जाते हैं, लेकिन हरियाणा में यह अनुपात 30 था जो केरल की तुलना में लगभग 3 गुना से ज़्यादा है। दूसरी ओर हरियाणा के प्रति व्यक्ति आय केरल से ज़्यादा है, जैसा तालिका 1.3 में आपने देखा कि वो 2,36,000 थे, यहाँ पे 2 लाख था। ज़रा सोचिए अपने माता पिता के लिए आप कितने प्यारे हैं। यह सोचिए कि सब लोग कितना प्रसन्न होते हैं जब कोई बच्चा जन्म लेता है। अब ऐसे माता पिताओं के बारे में सोचिए जिनके बच्चे अपने पहले जन्म के दिन से पहले ही मर जाते हैं। ऐसे माता पिताओं को कितना दुख महसूस होता होगा। दूसरा यह देखिए कि ये आंकड़े किस वर्ष के हैं, वर्ष 2018-19 के हैं। तो हम बहुत पुराने समय की बात नहीं कर रहे हैं, जल्दी की ही बात है, कोरोना से पहले की बात है। यह हमारी स्वतंत्रता के 70 वर्ष बाद की बात है, जब हमारे देश के बड़े शहर ऊंची ऊंची इमारतों और ख़रीदारी के लिए शॉपिंग मॉल में भरे हुए हैं। समस्या शिशु मृत्यु दर पर समाप्त नहीं होती है। 1.4 की तालिका स्तंभ में दिखाया गया कि बिहार के लगभग आधे बच्चे कक्षा 8वीं तक के बाद स्कूल नहीं जाते हैं। 45% और 55% का रेशियो है। 10 में से 5.5 बच्चे जाते हैं, 4.5 बच्चे नहीं जाते, तो आधा ही लगभग हो गया। अर्थात यदि आप बिहार के किसी स्कूल में पढ़ते होते तो आपकी प्रारंभिक कक्षा के लगभग आधे से अधिक बच्चे गायब हो जाते कक्षा 8 तक जाते जाते। जिन बच्चों को स्कूल में होना चाहिए वे वहाँ नहीं होते। अगर ये आपके साथ होता तो आप अभी तक सब न पढ़ पाते जो आप पढ़ रहे हैं। आप क्लास 10th में हैं, तो अगर आप वहाँ होते तो आप नहीं पढ़ रहे होते। आगे देखिए सार्वजनिक सुविधाएं। ऐसा क्यों है कि हरियाणा में औसत व्यक्ति की आय केरल के औसत व्यक्ति की आय से अधिक है। ठीक है, औसत आय देख रहे हैं आप, अधिक है। लेकिन
इस महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वह केरल से पीछे है। इसका कारण क्या है? यह आवश्यक नहीं कि जेब में रखा रुपया वे सब वस्तुएं और सेवाएं खरीद सके जिनकी आपको एक बेहतर जीवन के लिए आवश्यकता हो सकती है। नागरिक कितनी भौतिक वस्तुएं और सेवाएं प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए आय अपने आप में संपूर्ण रूप से पर्याप्त सूचक नहीं है। उदाहरण के लिए, सामान्यतः आपका द्रव्य आपके लिए प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकता या बिना मिलावट की दवाएं आपको नहीं दिला सकता। जब तक आप ऐसे समुदाय में ही जाकर नहीं रहने लग जाते जहां ये सुविधाएं पहले से उपलब्ध हैं, द्रव्य आपको संक्रामक बीमारियों से भी नहीं बचा सकता जब तक आपका पूरा समुदाय इनसे बचाव के लिए कदम नहीं उठाता। जैसे कोरोना टाइम में ही देखिए, आपके पास कितना ही पैसा हो, काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा धनी थे फिर भी मर गए। तो ज़रूरी नहीं कि आपके पास जेब में आपके पैसे हैं तो आपको सारी सुख सुविधाएं मिल ही जाएंगी। ठीक है, वास्तव में में बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए सबसे अच्छा और सस्ता तरीका इन वस्तुओं और सेवाओं को सामूहिक रूप से उपलब्ध कराना है। ज़रा सोचिए, किसी स्थानीय इलाके के लिए सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना अधिक सस्ता है अथवा हर घर के लिए अलग अलग सुरक्षा गार्ड रखना। आप क्या करते हैं? अगर आपके गांव या इलाके में आपके अतिरिक्त कोई और पढ़ने में रुचि नहीं रखता, क्या तुम पढ़ पाओगे? शायद तब तक नहीं जब तक तुम्हारे माता पिता तुम्हें कहीं और निजी स्कूल में पढ़ने के लिए भेजने की क्षमता न रखते हों। आप इसलिए पढ़ पा रहे हैं क्योंकि बहुत से अन्य बच्चे पढ़ना चाहते हैं और बहुत से लोग ये मानते हैं कि सरकार को स्कूल खोलने चाहिए और अन्य प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए जिससे सभी बच्चों को पढ़ने का अवसर मिले। अभी भी बहुत से क्षेत्रों में बच्चे, मुख्य रूप से लड़कियां, उच्च विद्यालय शिक्षा भी नहीं ले पाती हैं क्योंकि सरकार समाज ने इनके लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई हैं। आगे देखिए, केरल में शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा की मौलिक सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। इसी प्रकार कुछ राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली ठीक प्रकार से कार्य करती है। ऐसे राज्यों में लोगों के स्वास्थ्य और पोषण पर निश्चित रूप से बेहतर होने की संभावना है। और इन पर चर्चा करिए। देखिए, यहाँ पे चर्चा करना है, इसके बाद यहाँ पे आगे है थोड़ा सा। देखिए, तालिका 1.3 1.4 के आंकड़ों को देखिए। क्या हरियाणा केरल से साक्षरता दर आदि में उतना ही आगे है जितना प्रति व्यक्ति आय में के विषय में? तो नहीं है, ऐसा नहीं है। हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में तो आगे है लेकिन साक्षरता में तो नहीं है। ऐसे दूसरे उदाहरण सोचिए जहां वस्तुएं और सेवाएं व्यक्तिगत स्तर पर की अपेक्षा सामूहिक स्तर पर उपलब्ध कराना अधिक सस्ता होगा। जैसे गाड़ी, आप एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप कहीं जा रहे हैं 10 किलोमीटर दूर विद्यालय, आपके आसपास से 10 स्टूडेंट जाते हैं विद्यालय, उसी विद्यालय में, और आप सभी लोग अपने 10 लोग अपने अलग अलग गाड़ियों में जाते हैं विद्यालय, तो क्या आपका खर्च अलग अलग नहीं आएगा? आएगा। लेकिन अगर उसी जगह पे आप 10 लोग अगर मिल के एक बस कर लें या एक वैन कर लें जिसमें आप साथ में बैठ के जाएं तो आपका खर्चा बच सकता है। ठीक है। तीसरा यहाँ पे है क्रियाकलाप। अच्छे स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं की उपलब्धता क्या केवल सरकार द्वारा इन सुविधाओं के लिए किए गए व्यय पर ही निर्भर करती है? अन्य कौन से कारक प्रासंगिक हो सकते हैं? तो व्यय पर ही निर्भर नहीं करती है। व्यय के साथ साथ सरकार का सोच क्या है, वहाँ के लोग की सोच क्या है, ये इन चीज़ों पे भी निर्भर करता है। ठीक है। क्रियाकलाप में करा दूंगा आपको क्वेश्चन में सरल में। आगे देखिए, तालिका 1.5 को ध्यान से अध्ययन कीजिए और निम्न अनुच्छेदों में रिक्त स्थानों को भरिए। हो सकता है इसके लिए आपको तालिका के आधार पर कुछ गणना भी करनी पड़े। देखिए, गणना करनी पड़े, मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्षेत्र है, श्रेणी है, पुरुष है, महिलाएं हैं। ग्रामीण जनसंख्या की साक्षरता दर 76% है और महिलाओं की 54%। 10 से 14 वर्ष के ग्रामीण बच्चों की साक्षरता दर 90% बच्चे पढ़े लिखे हैं और 87% बच्चियाँ। 10 से 14 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले ग्रामीण बच्चों की प्रतिशत 85% लड़के हैं, 82% लड़कियाँ हैं। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या बन रहा है। सभी आयु वर्गों की साक्षरता दर जिनमें युवक और वृद्ध दोनों सम्मिलित हैं ग्रामीण पुरुषों के लिए थी और ग्रामीण महिलाओं के लिए थी। यदि नहीं कि बहुत से वयस्क स्कूल ही नहीं जा पाए बल्कि डैश इस समय स्कूल में नहीं हैं। तो देखिए यहाँ पे है कि क्या बोल रहा है कि क में सभी आयु वर्ग की साक्षरता दर जिनमें युवक और वृद्ध दोनों सम्मिलित हैं।
ग्रामीण पुरुषों के लिए कौन सा होगा? देखिए, ग्रामीण पुरुष कौन से होंगे? 76%, तो यहाँ 76 आ जाएगा। महिलाएं 54%। ठीक, इसके बाद यदि नहीं कि बहुत से वयस्क स्कूल ही नहीं जा पाए बल्कि डैश 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 इस समय स्कूल में नहीं है, तो 76 और 54 का औसत निकाल देंगे। 76 और 54 का औसत कितना होगा? 130, 130 का औसत यानी कि 130 का औसत 65 आ जाएगा, यानी कि 35% लोग स्कूल नहीं जा पाए। ठीक, इसको मैं करके बता रहा हूँ, जैसे 76 और 54 जोड़ लीजिए, 130 आ जाएगा। ठीक है, 130 का औसत कितना निकालेंगे? 130 का औसत निकालेंगे तो 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा आपका 65। 65 लोग तो साक्षर हैं, दोनों महिला पुरुष मिला के। तो शिक्षित कितने लोग नहीं हैं? 100 में से 65 साक्षर हैं, 35 नहीं है, तो 35 लोग नहीं जा पाए। इस तालिका से स्पष्ट है कि डैश डैश प्रतिशत ग्रामीण लड़कियाँ कितनी हैं? ग्रामीण लड़कियाँ हैं स्कूल नहीं जा पाए। ठीक है, तो ये आपके 82% हैं और लड़के आपके 85% हैं। ठीक है, इसलिए 10 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों में से इतने प्रतिशत ग्रामीण लड़कियाँ, यानी कि 82 में से 100 में से 82 गए तो 18% ग्रामीण लड़कियाँ और 15% ग्रामीण लड़के निरक्षर हैं। ठीक, इसको छोड़िए, अब आगे यहाँ पढ़ते हैं, उसको मैं करा दूंगा क्वेश्चन आंसर जब कराऊंगा तो। क्रियाकलाप देखिए, यह ज्ञात करने के लिए कि क्या हम उचित प्रकार के से पोषित हैं, एक तरीका है जिसे वैज्ञानिक शरीर द्रव्यमान सूचकांक BMI कहते हैं, बॉडी मास इंडिकेटर। इसकी गणना देखिए, इसकी गणना करना सरल है। कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी अपना भार और ऊंचाई याद करे। प्रत्येक बच्चे का भार किलोग्राम में लें, फिर दीवार पर एक पैमाना बनाकर सिर को सीधा रखते हुए ऊंचाई का सही माप करें। सेंटीमीटर में मापी गई ऊंचाई का सही माप करें। किलोग्राम में व्यक्त भार को ऊंचाई के वर्ग में से भाग दें, ऊंचाई के वर्ग से। ठीक, आपको जो अंक प्राप्त होगा वही BMI है कहलाता है। फिर इस पुस्तक के पृष्ठ 90 और 91 पर दी गई आयु अनुसार BMI तालिका को देखें। अभी आगे दिया गया है, विद्यार्थी BMI सामान्य से कम या सामान्य से अधिक हो सकता है। यदि एक विद्यार्थी की BMI 2 SD से 2 SD के बीच में है, -2 SD से 2 SD के बीच में है, तो उसे सामान्य कहा जाएगा। यदि यह -2 SD से अधिक है तो वह न्यून भारित और इससे अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, यदि एक विद्यार्थी की आयु 14 वर्ष 8 महीने है और BMI उसका है 15.2, तो वह अल्पोषित है। इसी भांति यदि एक विद्यार्थी की BMI 28 है और उसकी आयु 15.5 वर्ष है, 15 वर्ष 6 महीने, तो न्यून भारित कहेंगे। विद्यार्थियों की जीवन परिस्थितियां, भोजन और एवं व्यायाम संबंधी आदतों को बिना किसी को लज्जित किए सामान्य रूप से चर्चा करें। मानव विकास रिपोर्ट है यहाँ पे। देखिए, एक बार यह बात समझ में आ जाएगी, यद्यपि आय का स्तर महत्वपूर्ण है, पर यह विकास के स्तर को मापने का अर्थ यहाँ पे अपर्याप्त मापदंड है, जो हम अन्य मापदंडों के बारे में सोचने लगेंगे। ऐसे मापदंडों की सूची लंबी हो सकती है, लेकिन वह इतनी उपयोगी नहीं रहेगी। हमें अधिक महत्वपूर्ण चीज़ों की कम संख्या में आवश्यकता है। स्वास्थ्य और शिक्षा के सूचक जैसे हमने केरल और हरियाणा की तुलना के लिए प्रयोग किए, ऐसे ही सूचकों में हैं। पिछले लगभग एक दशक में स्वास्थ्य और शिक्षा सूचकों का आय के साथ व्यापक स्तर पर विकास के माप के लिए प्रयोग किया जाने लगा है। उदाहरण के लिए UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट देश की तुलना लोगों के शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। भारत और उनके पड़ोसी देशों की 2021-22 की मानव विकास रिपोर्ट में कुछ संबंधित आंकड़ों पर यहाँ पे दृष्टि डालिए। देखिए, श्रीलंका, भारत, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, ये क्या है? सकल राष्ट्रीय आय। यहाँ पे देखेंगे श्रीलंका का 12,000 है, भारत का 6,000, बाकी सबका धीरे धीरे नीचे है। जन्म के समय संभावित आयु, ठीक है, जन्म के समय संभावित आयु, यहाँ पे भारत दूसरे नंबर पे नहीं है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा श्रीलंका का है, फिर बांग्लादेश का है, फिर आपका नेपाल का है, फिर भारत का है। विद्यालयी औसत आयु 25 वर्ष या उससे अधिक, तो ये आयु आपकी देखेंगे यहाँ सबसे कम है, मतलब मिड में है, 6.7 है भारत की। विश्व में मानव विकास सूचकांक, तो SDI में भारत देखिए 132वें नंबर पे है,
उसके पहले आपका श्रीलंका है, उसके बाद आपका बांग्लादेश है, फिर भारत आता है। ठीक है। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि हमारे पड़ोस का एक छोटा सा देश श्रीलंका हम हर विषय में भारत से आगे है और हमारे जैसे बड़े देश का विश्व में इतना नीचा क्रमांक 132वें नंबर पे। यद्यपि नेपाल और बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की तुलना में कम है, फिर भी वे भारत के से आयु संभावित में पीछे नहीं हैं। एसडीआई के परिकलन के लिए बहुत से सुधारों का सुझाव दिया गया है। मानव विकास रिपोर्ट में बहुत से नए घटक जोड़े गए हैं, लेकिन मानव के विकास से पहले यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि विकास महत्वपूर्ण है। एक देश के नागरिकों के साथ क्या हो रहा है, लोगों का स्वास्थ्य, उनका कल्याण कैसे अधिक जरूरी है। क्या आप सोचते हैं कि मानव विकास को मापने के लिए और कुछ पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए? देखिए, अगर है तो यहाँ पे विचार कर लेते हैं। थोड़ा सा ही बचा है, उसके बाद आपका देखेंगे यहाँ से कौन सा आंसर आ जाएगा नीचे यहाँ से। तो थोड़ा सा बचा, ध्यानपूर्वक देख लीजिए। विकास की धारणीयता। हम विकास को जिस तरह की भी परिभाषित करें, अभी के लिए मान लें कि एक विशेष देश काफ़ी विकसित है। हम निश्चित रूप से यह चाहेंगे कि विकास का यह स्तर और ऊंचा हो या कम से कम भावी पीढ़ी के लिए यह स्तर बना रहे। यह स्पष्ट रूप से वांछनीय है, लेकिन 20वीं सदी के उत्तरार्ध से बहुत से वैज्ञानिक यह चेतावनी देते आ रहे हैं कि विकास का वर्तमान प्रकार और स्तर धारणीय नहीं है, यानी कि हम विकास को इसको बना के नहीं रख सकते। ठीक है। ये देखिए, हमने विश्व को अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं किया है, हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है। ठीक है, यानी कि हमको बस इसको खर्च नहीं कर देना है, हमको बच्चों के लिए उधार लिया तो हमको अपने बच्चों तक इसको बचा के रखना है। भारत में भूमिगत जल, जैसे देखिए, हाल के प्रमाणों से पता चला कि देश के कई भागों में भूमिगत जल के अति उपयोग होने का गंभीर संकट है। 300 जिलों में से सूचना मिली है कि वहां पिछले 20 वर्षों में पानी के स्तर में 4 मीटर से अधिक की गिरावट आई है। देश का लगभग 1/3 भाग भूमिगत जल भंडारों का अति उपयोग कर रहा है। यदि इस साधन के प्रयोग करने का वर्तमान तरीका जारी रहता है तो अगले 25 वर्षों में देश का 60% भाग इस साधन का अति उपयोग कर रहा होगा। भूमिगत जल का अति उपयोग विशेष रूप से पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कृषि की दृष्टि से समृद्ध क्षेत्रों, मध्य और दक्षिण भारत के चट्टानी पठारी क्षेत्रों, कुछ तटवर्ती क्षेत्रों और तेज़ी से विकसित होती शहरी बस्तियों में पाया जाता है। पहला यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि भूमिगत जल का अति उपयोग हो रहा है? क्योंकि इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि देखेंगे आप लोग, जहाँ पे नेसेसरी नहीं होती ना, वहाँ पे भी आप समरसेबल चला के पानी गिराते रहते हैं, टंकी से पानी गिरता रहता है। आप लोग सोचते हैं कि गिरने दीजिए, उससे क्या होता है। वॉशिंग मशीन जब से उपयोग हो रहा है, वहाँ पे पानी का अति उपयोग हो रहा है। आप सभी के घरों में लगभग फ़िल्टर यूज हो रहा होगा, जितना वो पानी फ़िल्टर करता है उतना पानी वो बाहर भी गिराता है। तो ये सारी चीज़ें अति उपयोग ही तो हैं। क्या बिना अति उपयोग के विकसित हो सकता है? बिल्कुल हो सकते हैं। बिना अति उपयोग के भी बहुत से देश ऐसे हैं जो अपने पर्यावरण संरक्षण को बनाए हुए हैं, बचाए हुए हैं, और फिर भी वो विकसित देश हैं। देखिए, भूमिगत जल नवीकरणीय साधन का उदाहरण है। फसल और पौधों की इस तरह साधनों की पुनः पूर्ति प्रकृति करती है, लेकिन यहाँ भी हम इन साधनों का अति उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए भूमिगत जल का यहाँ पे यदि बरसात द्वारा हो रही पुनः पूर्ति से अधिक प्रयोग करते हैं तो हम इस साधन का अति उपयोग कर रहे हैं। गैर नवीकरणीय साधन वो हैं जो कुछ ही वर्षों के प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं। इन संसाधनों का धरती पर एक निश्चित भंडार है और इनकी पुनः पूर्ति नहीं हो सकती। कभी कभी हमें ऐसे नए साधन मिल जाते हैं जिनके बारे में हमें पहले कोई जानकारी नहीं होती। नए स्रोत भंडार में वृद्धि करते हैं, लेकिन समय के साथ यह भी समाप्त हो जाएंगे। उदाहरण के लिए देखिए, कच्चे तेल के अतिरिक्त भंडार, जैसे यहाँ पे है मध्य पूर्व क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका और विश्व में। तो मध्य पूर्व में सबसे ज़्यादा देखिए है यहाँ पे 807.7 हज़ार मिलियन बैटल कहते हैं, बैरल भी कहते हैं इसको। संयुक्त राज्य अमेरिका में 50 है और विश्व में 1696.6 है। भंडारों के चलने की अवधि वर्षों में मध्य पूर्व में 70 साल, अमेरिका में 10.5 साल और विश्व में 50.2 साल।
यह तालिका कच्चे तेल के भंडारों के अनुपात को दर्शाती है। अधिक महत्वपूर्ण यह है कि यह बताती है कि कच्चे तेल का प्रयोग वर्तमान दर पर चालू रहे तो ये भंडार कितने वर्ष चलेंगे। यह संपूर्ण विश्व के लिए, जाहिर सी बात है सभी के लिए है, कि अलग अलग देशों की अलग अलग स्थितियां हैं। यह भंडार केवल 50 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे। भारत जैसे देश में इसके आयात पर निर्भर है। यहाँ पे 100 में से 85-86% हम लोग तेल बाहर से मंगाते हैं। जिसके पास तेल की पर्याप्त भंडार नहीं है, तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो प्रत्येक पर भार आएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे कुछ देश हैं जिनके पास भंडार तो कम है, लेकिन वे इसे सैन्य और आर्थिक शक्तियों के द्वारा पाना चाहते हैं, यानी कि दूसरे देशों पर कब्जा करके वहाँ के तेल भंडार को पाना चाहते हैं। विकास की धारणीयता का प्रश्न इस प्रकृति और प्रक्रिया के बारे में कई अन्य मूल्य नए विषय खड़े कर देता है। पहला, क्या किसी देश का विकास प्रक्रिया के यहाँ पे लिए कच्चा तेल अनिवार्य है? तो जाहिर सी बात है वहाँ के विकास के लिए कच्चा तेल तो अनिवार्य है ही, क्योंकि उसी से सारी चीज़ें कल कारखाने चल रहे हैं। भारत को कच्चे तेल का आयात करना पड़ता है। उपरोक्त स्थिति को देखते हुए आप भारत के लिए आने वाले समय में किन समस्याओं का पूर्वानुमान कर सकते हैं? पूर्वानुमान ये कर सकते हैं कि अगर तेल खत्म होगा तो हमको अपने कल कारखानों को चलाने के लिए, फैक्ट्रियों को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी, अन्य स्रोतों की। हम उस पर काम भी कर रहे हैं, बिजली से चलाने की और सौर ऊर्जा, इन सब को हमको विकसित करना होगा। पर्यावरण में गिरावट के परिणाम राष्ट्रीय और राज्य सीमाओं का ख्याल नहीं करते। यह एक क्षेत्र या देशगत विषय नहीं रह गया है। हम सबका भविष्य परस्पर जुड़ा हुआ है। विकास की धारणीयता तुलनात्मक स्तर पर ज्ञान का नया क्षेत्र है, जिसमें वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, दार्शनिक और अन्य सामाजिक वैज्ञानिक मिलजुल कर काम कर रहे हैं। विकास या प्रगति का प्रश्न हमेशा चलने वाला प्रश्न है। हर वक्त में हमें व्यक्तिगत स्तर पर और समाज का सदस्य होने के नाते यह प्रश्न पूछने की आवश्यकता है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं और हमारे लक्ष्य क्या हैं। इसलिए विकास पर बहस जारी है। तो ये हो गया आपका पूरा चैप्टर विकास वाला। आशा ये करता हूँ कि आप लोगों को समझा पाया होगा मैं इस चैप्टर के माध्यम से आपको विकास क्या होता है। एक एक पॉइंट मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है पूरी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप लोग कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के सभी विषयों की क्लासेस बिल्कुल फ्री में देखना चाहते हैं तो रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरे चैप्टर में मैं एक भी बार लाइक सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलता हूँ। तो अब जब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के रखिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।